तो चलिए हम सिविल एविएशन को देखते हैं। सिविल एविएशन में इस पर्टिकुलर ईयर के लिए कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। आप जानते हैं सिविल एविएशन जो है इस साल पूरी तरह से कोविड के बाद सिचुएशन ऐसी रही जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्लोज किए गए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी कुछ दिनों तक क्लोज किए गए, बट देन उसके बाद इसको रिवाइव करने की कोशिश की। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट इन ऑर्डर टू कवर एवरीथिंग तो उसके पार्ट के तौर पर सिविल एविएशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर इन केस अगर आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो आपका ये एरिया कवर होना चाहिए। तो सिविल एविएशन के बारे में देखें तो देखिए चार चीजें हम देखेंगे। अगेन यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है उसको देखेंगे, गवर्नमेंट ने किस तरह के स्टेप्स लिए हैं उस पर ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टेंट्स क्या है एंड देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। तो ये चार चीजों पे हमारा फोकस होगा। तो अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो देखिए अगर सिविल एविएशन को देखें तो सिविल एविएशन के सेक्टर्स में जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में, इसका जीडीपी में आपको 8.9 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिखता है। इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बातें करें तो सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहा है, ये सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन क्रिएट कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इंड्यूस्ड हो। पर अगर हम देखें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसकी सिग्निफिकेंट है, 1.31 मिलियन जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है ये सेक्टर। सो दैट्स अ ह्यूज फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। सिमिलरली अगर आप देखें तो डिमांड जो है स्पेशली हाल के दिनों में, एक्सेप्ट फॉर दिस ईयर, ठीक है, अगर हम बात करें तो डिमांड जो है इंडिया में काफी है, बढ़ी है सिविल एविएशन के क्षेत्र में। और इनफैक्ट 2016 के एक आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि चाइना से दुगुना डिमांड है इंडिया में सिविल एविएशन में, है ना, इन 2016 में। अगर हम देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2018 को, तो वर्ल्ड के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार इंडिया को 140 कंट्रीज में 53rd कंट्रीज का स्थान मिला है, स्पेशली एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में। तो हम देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो 53rd कंट्रीज के रूप में आकी गई है। सो these are the status that says about the civil aviation industry in the country, ठीक है। नाउ अगर मैं सिविल एविएशन में गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की बात करूं तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव ली हैं, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं उड़ान स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है रीजनल कनेक्टिविटी को इनहैंस करने पे फोकस कर रही है। एट द सेम टाइम अगर देखें तो जो भी ऐसे एरियाज है जहां से कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की गई है, रेट्स को लो करने की कोशिश की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स जो हैं उनको इसका फायदा मिल सके। तो उड़ान स्कीम बेसिकली प्रमोट कर रहा है एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सिविल एविएशन एंड मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर द पॉपुलेशन। सो बेसिक इसके देखें तो दो ऑब्जेक्टिव है। दो ऑब्जेक्टिव में पहला है कि बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, यानी कि अक्रॉस द कंट्री जो है सिविल एविएशन की फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एक ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका अफोर्डेबिलिटी, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसको आप ज्यादा से मतलब जो भी पॉपुलेशन है वो फ्लाई कर सके, उसके लिए एक अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करना, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें आप देखिए उड़ान के अंतर्गत जो है वैसी एरिया जो अभी तक अनसर्व्ड रहे हैं, है ना, सिविल एविएशन के क्षेत्र में अनसर्व्ड रहे हैं या अंडर सर्व रहे हैं, वैसे एयरपोर्ट के रिवाइवल की बात की गई है और वैसी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की गई है। जो ये स्कीम है वो स्कीम 10 इयर्स के लिए लाया गया है ताकि सेक्टर्स को रिवाइव किया जाए। इस दिशा में अगर हम देखें उड़ान स्कीम्स को, तो उड़ान स्कीम के अंतर्गत देखते हैं कि उड़ान जो है वो स्कीम नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई थी, उसका है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट किसका है? नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें एक चीजें देखने को मिलती है कि जो स्कीम है ये स्कीम केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड नहीं की जाएगी, बल्कि ये जो है फंड
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी की जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी की जाएगी। तो ज्वाइंटली फंडेड प्रोग्राम है। इसमें से अगर देखें तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देखने को मिलती है कि स्टेट गवर्नमेंट की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की गई है। तो अगर आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उड़ान स्कीम के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सिडीज प्रोवाइड करना पड़ेगा, सब्सिडीज टू कवर वैल्यू गैप फंडिंग। ठीक है, अगर जो भी पार्टिसिपेंट एयरलाइंस है या जो एयरलाइंस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंतर्गत, तो उनके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की प्रोविजन जो है की गई है, ताकि जो अवेलेबिलिटी हो या अफोर्डेबिलिटी हो लोगों की हो। फॉर एग्जांपल 20% की अफोर्डेबिलिटी पर सीट्स की गई है, इसका मतलब 20% जो है रेट रिडक्शन वो इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेट करेगी एयरलाइंस को। ठीक है, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग की गई है ताकि स्कीम की अफोर्डेबिलिटी और स्कीम के अंतर्गत ज्यादातर पॉपुलेशन जो है इसकी बेनिफिट ले सके। ठीक है, दूसरा है कंसेशनल जीएसटी ऑन टिकट्स। ठीक है, तो अगर जीएसटी जो टिकट पे लगता है उसमें कंसेशन दिया जाएगा जो भी बुकिंग की जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो जीएसटी रिडक्शन ऑफ टू 1%। ठीक है, 10 इयर्स के लिए 1% रिडक्शन की बातें की गई है। सिमिलरली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन विद ऑयल कंपनीज टू फैसिलिटेट रीफ्यूलिंग फैसिलिटीज। एट द सेम टाइम देखिए लैंड जो है वो लैंड पर्टिकुलरली इशू किसका है, लैंड पर्टिकुलरली इशू है स्टेट का। सो देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट पे कि वो एयरपोर्ट पे या एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए लैंड अवेलेबल कराएं, है ना। दूसरा है कि जो 20% कंट्रीब्यूशन है वायबिलिटी गैप फंडिंग का वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्ट की गई है। तो यहाँ हमें देखने को मिला है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के अंतर्गत मेंशन कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक्सपेक्ट किया गया है कि वो पार्किंग हो, लैंडिंग हो या स्टोरेज चार्जेस जो लगते हैं उस स्टोरेज चार्जेस में क्या है रियायत देंगी। तो कुल मिलाकर ये तीनों का कॉपरेशन जिसके अंतर्गत जो है स्कीम वर्क करेगी। अगर हम देखें तो उड़ान स्कीम को हम कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 2016 में और ये एक इनोवेटिव स्कीम है जिससे रीजनल एविएशन मार्केट को प्रमोट करने की बातें की गई थी। अगर हम देखें इंडिया में रेलवे जो है कनेक्टेड है, रोड जो है कनेक्टेड है, लेकिन जो एविएशन है एविएशन बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड नहीं है। सो टू प्रमोट और रीजनल एविएशन मार्केट को प्रमोट करने के लिए ये एक प्रयास किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्कीम की जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अफोर्डेबल येट इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स। ठीक है, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत जो है वायबिलिटी इंश्योर की गई है ताकि जो इससे जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए भी नुकसान नहीं हो प्राइवेट प्लेयर्स को या जो भी प्लेयर्स हैं, और एट द सेम टाइम अफोर्डेबिलिटी और वायबिलिटी को इनहेंस किया जाए लोगों की। ठीक है, ये हम देखते हैं जैसा हमने पहले भी किया कि अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री जो है वहां पे कनेक्टिविटी इंश्योर करने की प्रयास की गई है स्कीम के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर ये स्कीम जो है लॉन्च की गई उड़े देश का आम नागरिक, ये एक प्रयास है गवर्नमेंट का जिसके अंतर्गत वो अफोर्डेबल टिकट की अफोर्डेबिलिटी एंड एट द सेम टाइम कनेक्टिविटी को इंश्योर करती है। इसके साथ साथ एक और प्रयास था, वो प्रयास था टैक्स कंसेशन ऑन एयर टरबाइन फ्यूल। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स ने एयर टरबाइन फ्यूल पे जो टैक्स है वो टैक्स में कंसेशन दिया है सो दैट दे कैन अट्रैक्ट अट्रैक्ट डिफरेंट एयरलाइंस टू ऑपरेट इन देयर ओन स्टेट। ठीक है, तो ये एक दूसरा प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं ये दो प्रयास किए गए हैं सिविल एविएशन के क्षेत्र में। तो सिविल एविएशन के क्षेत्र में अब हमें करने की क्या जरूरत है इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अगर हम देखें तो बेसिक कंपोनेंट है, वो बेसिक कंपोनेंट है सिविल एविएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट करना, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, एट द सेम टाइम एयर कार्गो ग्रोथ पे फोकस किया गया है, ईज ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पे फोकस किया गया है, एविएशन सेफ्टी पे फोकस किया गया। तो कुल मिलाकर ये 6 चीजें हैं, 6 एस्पेक्ट है जिसपे फोकस करने की जरूरत की गई। तो सबसे पहला देखते हैं कि आप मेजर ये इस रीजन को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, प्रोवाइडेड आपके पास इतना स्पेस हो उन चीजों को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ये पहला वे फॉरवर्ड है, वो है सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है, एक तो टाइम बाउंड मैनर में हमें कंप्लीट करने की जरूरत है उड़ान स्कीम को। एट द सेम टाइम 50 अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं, उनका रिवाइवल करने की रिक्वायरमेंट है, उनको टाइमली कंप्लीशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए एक बड़ा स्टेप है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, थ्रू फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, जो एमआरओ स्पेशली है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिए जाने की जरूरत है। इससे क्या होगा, उनको फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी होगी, यानी फाइनेंस के उनको इजीली मिल सकेगा। पहली चीज है, जैसा कि हमने देखा लॉजिस्टिक सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है, हार्मोनाइज सेक्टर्स में इसको शामिल किया गया है। तो सिमिलरली रिक्वायरमेंट है एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल को भी जरूरत है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए, ताकि वो फाइनेंस उनको आसानी से मिल पाए बैंक के द्वारा। एट द सेम टाइम जो भी रियल एस्टेट से, बेसिकली अगर आप देखिए एयरपोर्ट जितने भी हैं, उस एयरपोर्ट के आसपास जो लैंड है, बहुत बड़ा लैंड जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है। तो जरूरत इस बात की है कि वो जो लैंड है उसके मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, उस पे उसको मोनेटाइजेशन करने की जरूरत है, और वो जो रियल एस्टेट है उसकी डेवलपमेंट की जरूरत है। इससे फायदा ये होगा कि इससे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको एक एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप फाइनेंस या फिर उसके इन्वेस्टमेंट को इनहेंस कर सकते हैं। नाउ स्किल्ड मैन पावर, देखिए ये जो सेक्टर है वो हाईली स्किल्ड सेक्टर है। स्पेशली अगर आप देखें, चाहे वो इसको ऑपरेट करने का मामला हो, चाहे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, दोनों में ही हमें जरूरत पड़ती है स्किल्ड मैन पावर की। तो यहाँ पे कहा गया है कि ज्यादा हमें प्रमोट करने की जरूरत है, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। इससे कोलैबोरेशन होने से क्या होगा कि बेहतर तरीके से स्किल्ड मैन पावर तैयार किए जा सकते हैं, यानी कि ट्रेनिंग की जरूरत है, बट द ट्रेनिंग शुड बी इन कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, स्पेशली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड एविएशन इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है, ताकि स्पेशली इन सेक्टर्स में अगर ऐसा होगा तब स्किल्ड मैन पावर जो है वो बढ़ाई जा सकती है। नाउ अनदर कंपोनेंट है एयर कार्गो ग्रोथ। देखिए इंडिया में एयर कार्गो ग्रोथ बहुत कम है, क्योंकि देखिए एयर कार्गो जो है वो महंगा पड़ता है इंडिया में। तो जरूरत इस बात की है कि उसको कहीं ना कहीं रैशनलाइज किया जाए प्राइसेस में, और अगर प्राइसेस को रैशनलाइज किए जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि इस सेक्टर्स का ग्रोथ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जरूरत है एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सप्लाई चेन क्रिएट करने की। ठीक है, जैसा कि नेशनल एयर कार्गो कम्युनिटी सिस्टम प्लेटफॉर्म किया गया है। सिमिलरली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है एयरपोर्ट का, उसको ईज करने की जरूरत है। ठीक है, डीरेगुलेट कीजिए, जो फंक्शन है इसमें डीरेगुलेट कीजिए, ताकि फ्लाइट ट्रैफिक जो है वो बेहतर किया जा सके। सिमिलरली टैरिफ डिटर्मिनेशन जो है वो कंसिस्टेंट मॉडल ऑफ टैरिफ डिटर्मिनेशन, एक कंसिस्टेंट मॉडल हो जिसके अंतर्गत टैरिफ का डिटर्मिनेशन हो, इस पे फोकस किया गया है। टैक्सेशन एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की बातें की गई है। ठीक है, एट द सेम टाइम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट में अमेंडमेंट करने की जा सकती है, जो कमर्शियल यूसेज ऑफ लैंड जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक है,
तो इसकी जरूरत की गई है ताकि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है वो एयरपोर्ट की बेहतर की जा सकती है, ईज की जा सकती है। प्रायोरिटाइज एविएशन सेफ्टी, अगर मैं कहूं तो एविएशन सेफ्टी पे फोकस करने की जरूरत है, यानी कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस ऑफ सेफ्टी वायलेशंस। ठीक है, सो दीज आर द प्रोमिनेंट सजेशंस दैट इज गिवन इन दिस सेक्टर्स, और सेक्टर्स के प्रमोट करने के लिए ये प्रोमिनेंट इश्यूज हैं जिसको हमें जरूरत है एड्रेस करने की। ठीक है।